बुरा कैसे ना मानूं। लोग मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी आवाज नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? मिंकू मोर एक पेड़ के पास बैठा था। चुन्नू मुन्नू दोनों चिड़ियां उसके पास आती हैं। मिंकू काका, हमको एक कहानी सुनाओ ना। तुम्हारी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें से तुमको पता चलेगा कि हमारा डर भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा होता है। तो सुनो, एक तोता था जिसका नाम था चिरकुट। लेकिन जब से वो पैदा हुआ था उसके जीवन में एक ही परेशानी थी। क्या परेशानी थी काका? अरे सब्र करो, बता रहा हूँ। बहुत बोलती हो, बीच में टोका मत करो। हाँ, मैंने इसको कहा है जब काका कहानी सुनाए तो बीच में टोका मत कर। हाँ, तो उस तोते के जीवन में ये समस्या थी कि वो जब से पैदा हुआ था तो बोल नहीं पाया, उससे बोला नहीं जाता था। एक दिन चिरकुट डाल पर बैठा था और आसपास बैठे पक्षी फल खा रहे थे। ये पक्षी कितने अच्छे अच्छे फल खा रहे हैं, काश मुझे भी ये खाने को मिल पाते। पक्षी चिरकुट को देखकर बोलते हैं, अरे देखो देखो, इस चिरकुट तोते को देखो, ये ऐसा तोता है जो बोल नहीं पाता है। मैंने पहले कभी भी ना बोलने वाला तोता देखा ही नहीं। ऐसा तोता भी होता है क्या? चिरकुट, क्या देख रहे हो? क्या तुमको भी ये रस भरे फल खाने हैं? अच्छा ले, फल खा ले, ले ले। चिरकुट फल लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो पक्षी फल वापस खींच लेता है। इतनी जल्दी भी क्या है चिरकुट? चल गाना तो गाकर दिखा। सुना है तेरा गला बहुत सुरीला है। ऐसा बोलकर सब पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन चिरकुट बहुत उदास हो जाता है और उड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब चिंकी चिड़िया उड़कर चिरकुट के पास आती है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं जो उन पक्षियों ने तुमको बोला है, लेकिन तुम बुरा मत मानो। चिरकुट की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। बुरा कैसे ना मानूं। लोग मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी आवाज नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसे पक्षी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अच्छा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में मैं बोल सकता हूँ? हाँ भैया, क्यों नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ चलो, तुम बोलोगे भी और बाकी जानवरों से बातें भी करोगे। काली पहाड़ी के पास बरगद के पेड़ पर जो उल्लू काका रहते हैं वो अच्छे वैद्य हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोनों उड़कर उल्लू वैद्य के पास जाते हैं। दादा, इसको देखो, क्या इसकी आवाज आ सकती है? क्या ये बोल सकता है? इधर आओ, मुंह खोलकर दिखाओ। चिरकुट अपना मुंह खोलकर दादा को दिखाता है। उल्लू देखकर बोलता है, इसकी आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि इसने कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की। इसका गला और जीभ तो सही है, लेकिन जाम हो चुकी है। काका, इसके मम्मी पापा बचपन में ही चले गए थे। बाकी तोतों ने इसे अपने साथ नहीं रखा, इसलिए ये बोलना नहीं सीख पाया होगा। शायद इसीलिए काका इसने बोलने की कोशिश नहीं की होगी। बचपन में किसी ने बोलना नहीं सिखाया तभी ऐसा है। इसके इलाज करने के लिए काले शहतूत और काले अमरूद की जरूरत पड़ेगी, जो तुमको लेकर आना होगा। आप उसकी चिंता न करो, मैं लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, जिसका इलाज होना है वही काले अमरूद और शहतूत को लेने जाएगा। लेकिन दादा, काले शहतूत का पेड़ जहाँ पर है वहाँ पर कौवे रहते हैं और वो बहुत ही दुष्ट हैं। बाकी पक्षियों को परेशान करते हैं। लेकिन उसको तो वहीं पर ही जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब चिरकुट उड़ता हुआ काले शहतूत के पेड़ के पास चल देता है। चिरकुट उड़ता हुआ सोचता है, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तो वैसे ही इन कौवों से डर लगता है, अब मुझे उन्हीं का सामना करना पड़ेगा। पेड़ के पास पहुंचकर, अरे, लगता है कोई भी कौवा वहाँ पर है नहीं। जल्दी से
शहतूत तोड़कर चलता हूँ। चिरकुट अपनी चोंच में 2-3 शहतूत दबा लेता है और जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है उसे कौवे घेर लेते हैं। गूंगे तोते, क्या हाल है? क्या तुम चोरी करना भी सीख गए हो? चिरकुट कुछ नहीं कहता और उड़ने लगता है। तब कौवे उसके पंजे पकड़कर काली गुफा में लेकर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंधेरे में चिरकुट डर जाता है। फिर कौवे बाहर से कहते हैं, अब एक सांप आएगा और तुझे खा जाएगा। ऐसा बोलकर एक मोटी रस्सी चिरकुट के ऊपर फेंकते हैं। चिरकुट को लगता है कि सांप आ गया। चिरकुट सांप के डर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके डर से उसकी आवाज आ गई थी। फिर उल्लू काका आकर उसे काली गुफा से निकाल लेते हैं। चिरकुट सारा किस्सा दादा को सुनाता है। मुझे पता चल गया था कि तुमने कभी बोलने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने तुमको कौवे के पास भेजा, क्योंकि वो सभी पक्षियों के साथ ऐसा करते हैं। मैं जानता था तुम्हारी आवाज को वापस लाने का बस एक ही तरीका था। जैसे ही तुम डर गए तो तुम अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला पड़े। हाँ काका, आपने सही कहा, इस वजह से ही मेरी आवाज आ गई। चिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। ये तो मेरा फर्ज था और किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी डर भी लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो चुन्नू मुन्नू, तुमने क्या सीखा और कहानी कैसी लगी? कहानी बहुत अच्छी लगी काका, और हमने सीखा कि डरना भी बहुत जरूरी होता है। डर से हिम्मत आती है उससे लड़ने की। अच्छा काका, अब चलते हैं, फिर आएंगे आपके पास। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहाँ सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर हैं। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है,
और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रहकर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में 2 खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।